सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल, वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और करने सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आज हम बात कर रहे हैं उस शुभ खबर की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल 12 दिन से ईरान और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध थम गया है। युद्ध जैसे अचानक शुरू हुआ था, उसी तरह से अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और ईरान की सहमति से सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि उसके बाद भी इजरायल और ईरान के बीच तनाव रहा, हमले भी हुए, यानी अभी भी ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि ये सीज फायर टिकेगा। पर ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव आ गया है। अब वो ईरान में तख्ता पलट की बात से भी पलट गए हैं, सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और मध्य पूर्व में बेहतर दिनों का दावा कर रहे हैं। तो क्या इस सीज फायर के पीछे भी ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार वाली चाहत है? आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, आज इसे समझेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि इस जबरदस्त जंग में इजरायल और ईरान ने क्या पाया और क्या खोया, और अमेरिका को क्या हासिल हुआ। शुरुआत करते हैं ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर से। जिस युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका थी, वो थम गया है। इजरायल ने हमले रोक दिए हैं, ईरान ने पलटवार बंद कर दिया है। न लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और न मिसाइलें बरस रही हैं। पर यह हुआ कैसे? सोमवार की रात अचानक ट्रंप ने कतर के जरिए ईरान से बात की, इजरायल को भी सहमत किया और सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बावजूद ईरान ने दादन मिसाइलें दागी, इजरायल भी हमलावर हुआ। ऐसा लगा कि शांति की योजना खटाई में गई, पर लगता है कि बात संभल गई है। दोनों देश फिलहाल युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहने को तो ट्रंप ने कह दिया कि अब युद्ध बंद, लेकिन चंद घंटे बाद ही ईरान की मिसाइल्स ने शांति प्रस्ताव के पुर्जे उड़ा दिए। बेरशेवा के रिहायशी इलाके में वो धमाका हुआ कि ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई, दीवारें ढह गई, गाड़ियां तबाह हो गई, 5 लोग मारे गए। गाड़ियों की आप हालत देखिए, अंदर जो खड़ी हुई थी। ये पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आज नुकसान पहुंचा है, खासतौर पे इस विसिनिटी में। तो यहाँ बेरशेवा में जो हमला हुआ उसके बारे में खास ये है कि ये टाइमिंग बहुत अहम था, क्योंकि टाइमिंग ऐसा था जब सीज फायर की घोषणा और दावे किए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, और उसी वक्त इजराइल के अंदर इस तरह के हमले हो रहे थे जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे थे। ये मंजर देखने के बाद सवाल लाजिम था कि ये कैसा सीज फायर है? क्या जंग रोकने के लिए ट्रंप का फरमान हवा हवाई था? ऐसे वार के बाद इजरायल से जैसी उम्मीद थी उसने वही किया। दनादन बयान आने लगे। आईडीएफ को तेहरान पर जबरदस्त हमले का आदेश मिल गया, लेकिन टकराव थम गया क्योंकि उधर अमेरिका में ट्रंप उखड़ गए। अटैक के लिए ईरान पर और उससे ज्यादा इजरायल पर भड़क गए। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. ट्रंप की सख्ती कहिए या हालात की मजबूरी, पर अच्छी बात ये रही कि सीज फायर के बाद ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान ने अटैक रोक दिया। इजरायल ने भी तेहरान पर हमला नहीं किया। माना जा सकता है कि मध्य पूर्व में 12 दिन पहले जैसे अचानक जंग शुरू हुई थी, उसी तरह अचानक रुक गई है। ना तो इजरायल के आसमान में पहले की तरह मिसाइल्स बरस रही हैं और ना ईरान में आईडीएफ के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। अब समझिए कि ये मुमकिन कैसे हुआ। एक दिन पहले ये जंग जिस मोड़ पर आ चुकी थी, वहां से अचानक सीज फायर होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सोमवार की रात ईरान ने हिसाब किताब बराबर करने के लिए सीधे कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया। बेशक अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के हमले से उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, मिसाइल्स हवा में ही नाकाम कर दी गईं, लेकिन इसके साथ ही जंग के भयानक होने की आशंका बढ़ गई थी।
उधर तेहरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। इसराइल के साथ साथ अमेरिका को कड़ा जवाब देने का जश्न था और इससे साफ था कि ईरान जंग में पीछे हटने को कतई तैयार नहीं, चाहे एक साथ इसराइल और अमेरिका दोनों से मुकाबला करना पड़े। लेकिन इसके बाद से ही तस्वीर बदलनी शुरू हुई। ट्रंप सीज फायर के लिए एक्टिव हुए। माना जा रहा है कि इसमें सबसे अहम भूमिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने निभाई। ट्रंप की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरानी अधिकारियों से बात हुई, जिसमें कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इसके बाद ट्रंप ने देर रात सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इसके बाद एक और ट्वीट किया, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी जोर देकर लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। मैसेज लाउड एंड क्लियर था, लेकिन इससे पहले ही इसराइल अपने मिशन के तहत एक निर्णायक हमला कर चुका था। सोमवार की रात आईडीएफ ने तेहरान में सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। 100 से ज्यादा बम गिराए गए। निशाने पर एसपीएनडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज थी। 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए जो हमले के लिए तैयार थे। इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, इसराइल तैयार हो गया। הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת. इसराइल सीज फायर के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ कि ईरान की तरफ से कोई हमला ना हो, लेकिन ईरान ने खुलकर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो इसराइल पर हमले पर पलटवार करने की चेतावनी दी। लेकिन ट्रंप को सीज फायर पर पूरा यकीन था, इसलिए सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों देशों में पूर्ण सहमति बन गई है। सीज फायर का पालन पहले ईरान को करना होगा, अगले 12 घंटे बाद इसराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध औपचारिक तौर पर खत्म माना जाएगा। फिर भी धमाकों का थमना आसान नहीं था। तनाव भरे माहौल में ईरान और इसराइल दोनों ने हथियार तैयार रखे थे। ईरान के हमले को देखते हुए संभवतः इसराइल एक और बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट कर उसे चेता दिया। लिखा, इसराइल उन बमों को मत गिराओ, अगर तुमने ऐसा किया तो ये सीज फायर का बड़ा उल्लंघन होगा। अपने पायलट तुरंत वापस बुला लो। You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. That have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत की थी और ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल को करारा जवाब दिया। इस जंग में अमेरिकी B-2 बॉम्बर की एंट्री हुई तो लगा कि जंग का दायरा बड़ा होने वाला है। इसी बीच पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात ने तनाव को और बढ़ा दिया। और अच्छी बात यह हुई कि ट्रंप ठहर गए। अपने जीत के दावे के साथ इसराइल, ईरान और अमेरिका तीनों जंग रोकने पर राजी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 12 दिनों से जंग इसराइल और ईरान के दरमियान हो रही थी, मगर पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप पर टिकी थी। ये ट्रंप ही थे जो हर हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहते थे, जो अपनी शर्तों पर ईरान को समझौते के लिए राजी करना चाहते थे। जंग के दौरान ट्रंप ने ईरान को धमकाया, चेताया। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए और अचानक ट्रंप जंग रोकने पर आमादा हो गए। चंद रोज पहले ईरान को तबाह करने की चेतावनी दे रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए शांति होनी चाहिए। सवाल लाजमी है कि ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए? देखिए ये रिपोर्ट। You know, when I say, okay, now you have 12 hours,
you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. That have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand? हालात चाहे जैसे हो, पर हैरानी की बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। That have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? शब्दों को जाने दीजिए। फिलहाल ट्रंप के फैसलों और उनके बयानों का विरोधाभास देखिए, जिनकी बदौलत वो पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य बन गए हैं। 13 जून से पहले ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत कर रहे थे और जब अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया तो ट्रंप ने हमले का समर्थन किया। यही नहीं, ईरान को सरेंडर और समझौता करने के लिए चेतावनी दी, धमकाया कि और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद तस्वीर बदली, ईरान ने मिसाइलों से पलटवार शुरू किया। तब ट्रंप G7 समिट छोड़कर अचानक अमेरिका लौट आए। साफ कहा कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी इशारा अमेरिका के हमले का था। पर इसके बाद कई दिनों तक ट्रंप पहेलियां बुझाते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका साथ दे या ना दे, वो अपने दम पर ईरान के खिलाफ जंग करते रहेंगे। ट्रंप फिर भी चुप रहे, 2 हफ्ते का वक्त दिया और फिर ऐसा हुआ कि अपनी ही बात से पलटते हुए B-2 बॉम्बर भेज दिया। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त करने का दावा किया, मगर इसमें भी खेल हो गया। कहा गया कि हमले के बाद कोई रेडिएशन नहीं हुआ, यानी ईरान का यूरेनियम सुरक्षित रह गया। अब इस बात पर ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. ट्रंप की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जब एक बार फिर सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो इजराइल ने हमला बोलकर पलीता लगाने की कोशिश की। ट्रंप फिर भड़क गए। So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Okay? ईरान और इजराइल कह रहे हैं कि ट्रंप ने बातचीत की पहल की। ट्रंप ने कह दिया कि दोनों सीज फायर के लिए उनके पास आए। सच कौन बोल रहा है, कोई नहीं जानता। हाँ, मगर ट्रंप एक बार फिर शांति का क्रेडिट लेना चाहते हैं और ले नहीं पा रहे। Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. अब सवाल है कि इस जंग में अमेरिका की भूमिका क्या रही। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग का ये मैच फिक्स था? क्या अमेरिका ने दिखावे के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला और फिर ईरान ने पहले से खबर देकर अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी? कहा यह भी जा रहा है कि सीज फायर की स्क्रिप्ट भी पहले से तय हो सकती है, क्योंकि इससे ट्रंप को नोबेल मिलने का दावा पुख्ता होता है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में ट्रंप नाकाम रहे, तब उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। मिस्र इथोपिया के बीच शांति लाने और कांगो और रवांडा के बीच संधि करवाने का भी श्रेय लिया, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन पा रही और इसीलिए ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान युद्ध में ट्रंप ने यू टर्न लिया है। आपको बता दें कि सीज फायर के हिमायती वो हो गए। जंग उन्हें बेकार नजर आई, लेकिन बात यहीं तक नहीं है। वो ईरान में तख्ता पलट के अपने बयान से भी पलट गए। नीदरलैंड के हेग में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय एयरफोर्स 1 पर मीडिया से उन्होंने कहा कि मैं ईरान में तख्ता पलट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सब कुछ जल्द से जल्द शांत हो जाए। तख्ता पलट से अशांति फैलती है और हम इतनी अशांति नहीं देखना चाहते। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की मंशा जताई थी। कहा था कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि उनका इरादा बदल गया। इतना ही नहीं, वो चीन पर भी नरम पड़ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है। उम्मीद है कि वे अमेरिका से भी खूब तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने 1 मई को कहा था कि ईरान से तेल खरीदने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ कोई कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मगर ट्रंप इससे पीछे हटे। साफ है कि ट्रंप के इस ऐलान से ईरान को काफी राहत मिलेगी। जंग थम गई है, इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस जंग में इजराइल और अमेरिका ने क्या पाया।
नुकसान बेशक ईरान का ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उसके हौसले बुलंद हैं। आइए समझते हैं कि इस जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया। जंग शुरू हुई, खत्म हुई, कितने दिनों तक शांति रहेगी कहा नहीं जा सकता। पर जितने दिन भी बमबारी रुकी है, उसमें इस बात पर मंथन होना है कि किसे क्या मिला। इजराइल, ईरान और अमेरिका, तीनों के अपने अपने दावे हैं। तीनों इस बात पर खुश हैं कि उनका मकसद पूरा हुआ, पर क्या वाकई ऐसा हुआ है? 12 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान को क्या हासिल हुआ, ये जरा समझिए। शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका अपनी जीत इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से लंबे समय के लिए रोक दिया है। Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. सीज फायर करवाकर डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पर अपना दावा मजबूत कर लिया है। अब वो कह सकते हैं कि उन्होंने पश्चिमी एशिया में शांति लाने में अहम भूमिका निभाई है, और अमेरिका भी कह सकता है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका दखल और उसकी भूमिका मजबूत हुई है। अमेरिका के बाद बात करते हैं इजराइल की। वो भी नतीजों से खुश है, और हो भी क्यों ना। उसने ईरान के कई प्रमुख सैन्य, परमाणु और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने में कामयाबी पाई है। इजराइल ने ईरान पर 4 दिन में हवाई सीमा पर कब्जा किया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। हमले के पहले हफ्ते में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया, जबकि दूसरे हफ्ते में 7 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए। इसके अलावा इजराइल के सटीक आसमानी हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर मार दिए गए। सीज फायर के बाद नेतन्याहू हीरो बनकर उभरे हैं। इजराइल में अब उनकी जय जयकार है। एक कमजोर सरकार चलाने वाले नेतन्याहू के लिए ये वक्त सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत होने का है। रही बात ईरान की, तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक जैसे परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट के अलावा ईरान के कम से कम 200 से ज्यादा सैनिक, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ रेवोल्यूशनरी गार्ड अधिकारी मारे गए हैं। इसके अलावा कई बेस तबाह कर दिए गए हैं। ईरान की मिसाइल प्रणाली और कमांड कंट्रोल सेंटर भी काफी हद तक निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन सीज फायर के बाद ईरान के पास भी खुश होने की वजह है। ईरान को लगता है कि वो भी ये साबित करने में कामयाब रहा कि पूरे पश्चिमी एशिया में अकेला ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।